हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रामीण तथा शहरी जीवन में अंतर। विलेज एरिया में और सिटी एरिया में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस दिया गया है वो है परिवारों का स्वरूप। अब परिवारों के स्वरूप के आधार पर क्या अंतर हमें देखने को मिलेगा। विलेज एरिया में या कह लीजिए ग्रामीण एरिया में हमें संयुक्त परिवारों का प्रचलन ज्यादा देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार कौन से होते हैं? जो एक ही घर में कई पीढ़ियां एक साथ मिलकर के रहती हैं और एक ही चूल्हा पर खाना बनता है और फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो परिवार का मुखिया होता है और परिवार के सभी फैसले वही लेता है। ये होते हैं संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवारों का जो प्रचलन है वो कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रामीण एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं आप सिटी एरिया में बात कर लीजिए, शहरी इलाकों में कैसे परिवार देखने को मिलते हैं। तो शहरी इलाकों में हमें एकांकी परिवार ज्यादा देखने को मिलते हैं। एकांकी परिवार कैसे होते हैं? जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। तो ऐसे परिवारों का जो प्रचलन है वो कहाँ देखने को मिलेगा? सिटी एरियाज में ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो अंतर दिया गया है वो है पर्यावरण। अब पर्यावरण के आधार पर कैसे अंतर देखने को मिलेगा हमें? तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि ग्रामीण एरिया में वहां पर फैक्ट्रियां स्थापित नहीं है, वहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वाहनों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहां पर हमें प्राकृतिक पर्यावरण देखने को मिलेगा, शुद्ध पर्यावरण देखने को मिलेगा। वहीं आप सिटी एरिया की बात करें तो सिटी एरिया में आपको अशुद्ध पर्यावरण देखने को मिलेगा और कह लीजिए कि वहां पर प्राकृतिक पर्यावरण नहीं देखने को मिलेगा, कृत्रिम पर्यावरण देखने को मिलेगा वहां आपको, क्योंकि वहां फैक्ट्रियां ज्यादा है, वाहनों का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए वहां का जो वातावरण है या कह लीजिए पर्यावरण है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट जो वो दिया गया है, पॉइंट दिया गया है वो है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर किस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलेगा? तो विलेज एरिया में या कह लीजिए ग्रामीण एरिया में जनसंख्या जो है बहुत सीमित क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि जो गांव का क्षेत्र है वो छोटा होता है, तो जनसंख्या भी आपको सीमित देखने को मिलेगी। वहीं आप सिटी एरिया में चली जाइए तो वहां आपको जो जनसंख्या है विकराल रूप से देखने को मिलेगी, या कह लीजिए जनसंख्या का जो आकार है वो बड़ा है, असीमित है। तो ये हो गया जनसंख्या के आधार पर डिफरेंस। नेक्स्ट है आर्थिक स्तर। अब आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में जो आर्थिक स्तर है वो सामान्य है, निम्न है। और वहीं आप सिटी एरिया की बात कर लीजिए, शहरी इलाकों की बात कर लीजिए, तो वहां का जो आर्थिक स्तर है वो आपको उच्च देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो ज्यादातर शिक्षित हैं, महिलाएं भी कार्य कर रही हैं, पुरुष भी कार्य कर रहे हैं, इसलिए वहां का जो स्तर है वो कैसा है? उच्च है, आर्थिक स्तर वहां का उच्च है। और ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्तर इतना उच्च देखने को नहीं मिलेगा, निम्न मिलेगा या फिर सामान्य स्तर देखने को मिलेगा, क्योंकि ना तो वहां इतना रोजगार है, ना वहां की महिलाएं इतनी शिक्षित हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों ही समान रूप से कार्य नहीं करते हैं, इसलिए वहां का आर्थिक स्तर निम्न है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है कि शहरी इलाके के जो लोग हैं उनकी सोच समझ में, उनकी तर्कशीलता में परिवर्तन है। वहीं आप देख लीजिए ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनकी सोच समझ में इतना परिवर्तन नहीं है, उनका सामाजिक रूप से इतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया है, वो किसी भी बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं, अंधविश्वासों में ज्यादा विश्वास करते हैं। वहीं शहरी इलाकों में देख लीजिए आप, शहर के लोग इतना अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता आपको शहरी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इतनी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है इसमें धार्मिक संस्कृति परंपराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक संस्कृति है, उनको मान्यता ज्यादा दी जाती है शहरी इलाकों के मुकाबले। शहरी इलाकों में इतनी ज्यादा धार्मिक संस्कृति, मान्यताएं, परंपराएं देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो है भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याएं। हमारे भारतीय ग्रामीण जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो समस्या दी गई है वो है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या में एक है ऋणग्रस्तता और सेकंड है बेरोजगारी। ऋणग्रस्तता का मतलब है कि मान लीजिए किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी कृषि खराब हो गई है, तो उसे क्या लेना पड़ेगा? बैंक लोन लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, या कह लीजिए कि अपने परिवार को चलाने के लिए ही उसके पास धन नहीं है तब भी उसे कर्जा लेना पड़ता है।
तो वो क्या हो जाता है, ऋणग्रस्त हो जाता है। बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है, महिलाएं भी इतनी शिक्षित नहीं है, पुरुष भी इतने शिक्षित नहीं है, इसलिए वो जो संसाधन उनके पास उपलब्ध है उनका कई तरीकों से प्रयोग करना नहीं जानते हैं, अपनी उनकी सोच समझ में इतना परिवर्तन नहीं आ पाता है, इसलिए वहां बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन सिटी इलाकों में ऐसा नहीं है, वहां महिलाएं भी शिक्षित हैं, पुरुष भी शिक्षित हैं और दोनों ही समान रूप से कार्य करते हैं और वहां की विचारधाराओं में भी परिवर्तन है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विचारधाराओं में इतना परिवर्तन आज भी नहीं है, इसलिए वहां बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट जो समस्याएं दी गई हैं वो है जाति प्रथा, छुआछूत, अपनी अपनी कास्टवाद को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर अपनी अपनी कास्टवाद का महत्व दिया जाएगा, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, ग्रामीण समाज का या कह लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक समस्या है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन समस्याओं के कारण भी क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि माता पिता ने जो धन एकत्रित किया है उसे अपनी पारिवारिक स्थिति को ठीक करने में नहीं लगा पाते हैं, अपनी बेटियों की शादी में दे देते हैं दहेज के रूप में, तो क्या हो पाता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है, पारिवारिक स्थिति में सुधार नहीं आ पाता है। तो ये जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से भारतीय ग्रामीण जीवन में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अब कुछ ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है इसमें हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आई थी, 1964 और 1965 में। अगर 1964 डेट आ रही है तो आप 1964 लगाइएगा क्वेश्चन में, और अगर 65 दी हो तो 65 लगाइएगा। तो 1964 और 65 में हरित क्रांति विकास कार्यक्रम लाया गया, और ये किस लिए लाया गया, कृषि क्षेत्रों में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए, कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाया जाए, इसलिए हरित क्रांति कार्यक्रम का विकास किया गया। नेक्स्ट है इसमें अन्त्योदय कार्यक्रम। ये कब आया, 2 अक्टूबर 1977 में आया। किसके द्वारा लाया गया, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये कार्यक्रम लाया गया। किस लिए लाया गया था, निर्धन परिवारों की हेल्प करने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया। जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवार होते हैं, जो प्रतिदिन की समस्याओं से जूझते रहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट इसमें कार्यक्रम दिया गया है समन्वित विकास कार्यक्रम। अब समन्वित विकास कार्यक्रम कब लाया गया, 1976 में। किस लिए लाया गया था, ग्रामीण विकास के लिए। किस लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। लेकिन वो विकास कैसे किया जाए, वैज्ञानिक तथा नई नई तकनीकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, इसलिए समन्वित विकास कार्यक्रम लाया गया। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है सरल और सटीक भाषा में आपको समझ आया हो। साथ ही साथ आप इनके नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चंस उठा करके पूछ लिए जाते हैं। हरित क्रांति पूछ ली जाए, या ये वाला विकास कार्यक्रम पूछ लिया जाए, या समन्वित विकास कार्यक्रम पूछ लिया जाए कि कब स्टार्ट हुआ, किस लिए आया, तो यहीं से क्वेश्चंस उठा करके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको स्टूडेंट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।